क्या हम कभी मीमा टीलों का रहस्य सुलझा पाएंगे? दक्षिण पश्चिम वाशिंगटन राज्य में मीमा प्रेरी में 7 फीट ऊंची और 40 फीट चौड़ी सैकड़ों पहाड़ियां हैं। मीमा टीले के रूप में जानी जाने वाली ये प्राकृतिक घटनाएं मिसिसिपी नदी के पश्चिम में लगभग हर राज्य में पाई जा सकती हैं, और फिर भी वैज्ञानिक अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि इनका कारण क्या है। 2 सक्रिय ज्वालामुखियों की छाया में वाशिंगटन राज्य में भूमि का एक विस्तार है जहां पृथ्वी पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माउंट रेनियर और माउंट सेंट हेलेंस के बीच एक दुर्लभ घास का मैदान मीमा माउंट्स नेचुरल एरिया प्रिजर्व में सैकड़ों टीले हैं। 2 से 7 फीट तक ऊंचे और 40 फीट तक चौड़े मीमा टीले एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक आश्चर्य और एक स्थायी वैज्ञानिक रहस्य दोनों का एक प्रमुख उदाहरण है। वे अकेले नहीं हैं। मिसिसिपी नदी के पश्चिम में लगभग हर दूसरे राज्य और यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देशों में भी इसी तरह की लहरें चरागाहों पर दिखाई दी हैं। फिर भी 1 सदी से भी अधिक समय की खुदाई के बावजूद इस बात पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है कि ये मिट्टी के दाने मीमा प्रेरी पर या कहीं और क्यों उगाए। मीमा माउंट्स नेचुरल एरिया प्रिजर्व का प्रबंधन करने वाले वाशिंगटन डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की सहायक प्राकृतिक क्षेत्र पारिस्थितिकी विज्ञानी रेजिना जॉनसन कहती हैं, ऐसे सिद्धांत हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। विभाग की गणना के अनुसार 30 से अधिक प्रकाशित सिद्धांत आज भी मौजूद हैं, भूकंप से लेकर प्राचीन बाढ़ और सबसे प्रमुख रूप से गोफर तक हर चीज के लिए टीलों को जिम्मेदार ठहराया गया है। हाँ, गोफर्स। 2013 में एक अध्ययन से पता चला कि इन कुत्ते वाले कृंतकों ने टीलों का निर्माण किया होगा, जिससे पत्रिका साइंस ने घोषणा की मीमा टीले का रहस्य सुलझ गया। फिर भी कुछ वैज्ञानिक असंबद्ध रहे। यह विवाद बार बार क्यों उठता रहता है? गोफर सिद्धांत सबसे पहले कैसे सामने आया? जब से खोजकर्ताओं ने 19वीं सदी के मध्य में प्रशांत उत्तर पश्चिम में मीमा टीले देखे हैं, तब से वैज्ञानिक उनकी उत्पत्ति के बारे में आश्चर्यचकित हैं। 1913 में भूविज्ञानी जे. हॉलन ब्रेट्स, जिनके शोध ने बाद में पूर्वी वाशिंगटन के चैनलेट्स कैबलेंस के गठन की व्याख्या की, ने सुझाव दिया कि मिट्टी के ढेर सनकप्स या बर्फ और बर्फ में गड्ढों से पैदा हुए थे। जैसे जैसे सोच आगे बढ़ी, इन गड्ढों में तलछट जमा हो गई, जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी और चट्टान के गोल ढेर बन गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण KRC न्यूकॉम्ब ने 1940 में परिकल्पना की थी कि टीले ठंडे बहुभुजों के कारण बने थे, एक ऐसी घटना जहां बर्फ जमी हुई धरती में दरारें भर देती है और फिर पिघल जाती है, जिससे मिट्टी में दरारें रह जाती हैं। अन्य भूवैज्ञानिकों ने बाद में इस विचार को अस्वीकार कर दिया, लेकिन 1942 में वाशिंगटन विश्वविद्यालय के एक छात्र और एक अमेरिकी मछली और वन्यजीव सेवा जीव विज्ञानी एक परेशान करने वाले निष्कर्ष पर पहुंचे, जिसमें फिर भी टिकने की शक्ति थी। द जर्नल ऑफ जियोलॉजी में उन्होंने स्थानीय पॉकेट गोफर्स पर मीमा टीलों के निर्माण को जिम्मेदार ठहराया। वाल्टर W. डेलक्वेस्ट और विक्टर B. शेफर का मानना है कि हजारों वर्षों में इन जानवरों ने पौधों की जड़ों के लिए बिल खोदकर छोटी छोटी पहाड़ियां बनाई। टीलों के बीच प्रतीत होने वाली समान दूरी को तार्किक रूप से गोफर प्रदेशों की सीमा तक मैप किया गया है। फिर भी उनके सिद्धांत में एक समस्या थी। हमारी परिकल्पना के विपरीत प्रतीत होता है, उन्होंने लिखा, इस मैदानी क्षेत्र में कोई गोफर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि गोफर मनुष्य की तरह ही भूमि पर खेती करते हैं। उनका मानना था कि बीमारी, सूखा या आग फैलने के बाद कृंतक परिदृश्य से गायब हो गए होंगे। लेकिन कई वैज्ञानिक इससे संतुष्ट नहीं थे। ग्लेशियोलॉजिस्ट A.L. वॉशबर्न ने 1988 की एक व्यापक समीक्षा में लिखा है कि टीले की उत्पत्ति के लिए जीवाश्म कृंतक परिकल्पना कई गंभीर आपत्तियों के अधीन है। उदाहरण के लिए, उन क्षेत्रों में जहां टीले की चट्टानें गोफर्स के परिवहन के लिए बहुत बड़ी थीं, सिद्धांत को खारिज करना आसान था। और भले ही गोफर टीलों में निवास करते हों, उनकी उपस्थिति आवश्यक रूप से कार्य कारण साबित नहीं होगी। वे रहने के लिए क्षेत्र का चयन कर सकते थे क्योंकि छोटी पहाड़ियां पहले से ही वहां मौजूद थीं। अपने शोध के प्रकाशित होने के लगभग 70 साल बाद डेलक्वेस्ट और शेफर को अंततः 2013 में कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक समर्थन प्राप्त हुआ, जब सेंट जो स्टेट यूनिवर्सिटी के भू आकृति विज्ञानी मैनी गैबेट मीमा माउंट्स नेचुरल एरिया प्रिजर्व का दौरा करने आए। उन्होंने गोफर सिद्धांत के बारे में सुना और ये परीक्षण करने के लिए निकल पड़े कि क्या गोफर वास्तव में इन बड़े, लगभग समान रूप से वितरित टीलों का निर्माण कर सकते थे। उन्होंने कैलिफोर्निया में पाए जाने वाले मीमा टीलों के रखरखाव में गोफर्स की भूमिका को देखते हुए ऐसा किया। हाँ, भ्रामक रूप से उन्हें अक्सर मीमा प्रेरी के बाहर भी मीमा टीला कहा जाता है। 1987 के एक अध्ययन के डेटा का उपयोग करते हुए गैबेट और उनके सहयोगियों ने एक कंप्यूटर मॉडल विकसित किया, जिसमें दिखाया गया कि बेतरतीब ढंग से वितरित गोफर के साथ सैकड़ों वर्षों में एक सपाट क्षेत्र कैसे बदल जाएगा। दूर खोदना। जियोमॉर्फोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार ये पता चला कि उन्होंने जो पहाड़ियां बनाई,
वे कैलिफोर्निया में मीमा टीलों की ऊंचाई और आकार से लगभग मेल खाती थीं। गैबेट कहते हैं, इतने लंबे समय तक ये टीले इतने रहस्य क्यों बने रहे, इसका कारण यह है कि वे बहुत बहुत धीरे धीरे बनते प्रतीत होते हैं, या ऐसा लगता है कि वे बिल्कुल भी नहीं बने हैं। यह इतनी धीमी प्रक्रिया है कि किसी के जीवन काल में आप वास्तव में कोई बदलाव नहीं देखेंगे। इस सिद्धांत को 2013 की जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की मौलिक पुस्तक मीमा माउंट्स द केस फॉर पॉलीजेनेसिस एंड बायोटर्बेशन से और समर्थन मिला। फिर भी जब गैबेट ने अपने गोफर निष्कर्षों को वाशिंगटन प्राकृतिक संसाधन विभाग में लाया, तो वहां के अधिकारी अभी भी बहुत संशय में थे। वे कहते हैं, प्राकृतिक बल 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी की शुरुआत में अन्य सिद्धांतों को डलक्वेस्ट और शेफर के गोफर सिद्धांत के प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्रमुखता मिली। ये सिद्धांत बड़े पैमाने पर प्राकृतिक बल पर केंद्रित है, बर्फ, हवा या पानी जैसे कि नदी जो कि जमाव का स्रोत है। एक पुनरावृत्ति जो आज भी लोकप्रिय है, एओलियन परिकल्पना ने दावा किया कि वनस्पति अनिवार्य रूप से हवा से उड़ने वाली तलछट को फंसाती है, जिससे टीले के आकार का निर्माण होता है। अन्य परिकल्पनाओं ने उल्टे परिदृश्य का सुझाव दिया। हिमनद के पिघले पानी ने पेड़ों और अन्य वनस्पतियों के आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर दिया, जिससे उन उभारों के बीच छोटी घाटियां बन गईं जिन पर वे बैठे थे। पिघलते ग्लेशियरों से पता चल सकता है कि हमारे पूर्वज बदलती जलवायु से कैसे निपटते थे। 1990 में एंड्रू बर्ग नाम के एक शोधकर्ता ने पूरी तरह से कुछ और दावा किया था। मीमा टीले, जैसा कि उन्होंने तय किया था, भूकंप की लहरों से उत्पन्न हुआ था। गाद से ढके एक प्लाईवुड बोर्ड का उपयोग करते हुए बर्ग ने हथौड़े से भूकंप के कंपन का अनुकरण किया और पाया कि वह लगभग मैदान में पाए जाने वाले टीले के समान टीले बना सकता है। मीमा प्रेरी का निर्माण उस स्थान के सबसे दक्षिणी किनारे के आसपास हुआ था जो कभी कॉर्डिलरन बर्फ की चादर थी। पिछले हिमयुग के दौरान इस बर्फ की चादर ने कैस्केड रेंज से बहने वाली कई नदियों को इस क्षेत्र की ओर दक्षिण की ओर बहने के लिए मजबूर कर दिया था, जैसा कि यहाँ हिमयुग जल निकासी चैनलों की लिडार व्युत्पन्न छवि में देखा गया है। हाल के वर्षों में एक और सिद्धांत ने जोर पकड़ लिया है। ये वाशिंगटन राज्य में तलछटों के टीलों में बनने के बजाय उनकी उत्पत्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। इससे पता चलता है कि लगभग 17,000 साल पहले माउंट रेनियर के दक्षिण से पुगीब तराई क्षेत्र तक एक हिमनदी विस्फोट बाढ़ में कुछ ज्वालामुखी चट्टान सहित तलछट बह गई थी। यह अंततः बजरी वाली मिट्टी के ऊपर बस गया जो व्यापक हिमनदी मंदी से उपजी थी। ये सिद्ध है कि मीमा प्रेरी बर्फ की चादर के सबसे दक्षिणी किनारे पर बनी है। ये वैज्ञानिक आख्यान क्षेत्र के मूल मौखिक इतिहास से शिथिल रूप से मेल खाता है। ऊपरी चेहलिस के ज्ञान रखने वालों ने कहा है कि बाढ़ अपने पीछे लहरों के आकार के टीले छोड़ गई है। एक अन्य पारंपरिक कहानी कहती है कि पानी का तेज बहाव विल और पोपोइस को जमीन पर ले आया, जिससे इलाके में कुबड़ बन गए। वास्तव में वेल की हड्डियां पास की चेहलिस नदी में पाई गई थीं। लेकिन जहां भी मीमा टीले बने हैं वहां इस तरह की बाढ़ आने की संभावना अनिवार्य रूप से शून्य है। और गोफर्स या कोई अन्य बल किसी भी तरह अभी भी उस तलछट को हटाकर टीले उत्पन्न कर सकता था। कई स्पष्टीकरण संभावित हैं, वॉशबर्न ने 1988 में लिखा था। क्या हम कभी जान सकेंगे? जॉनसन एक और वॉशबर्न से सहमत हैं कि इसके एक से अधिक कारण हो सकते हैं। वह किसी प्रकार की हिमनदीय व्याख्या पसंद करती है और गोफर सिद्धांत के बारे में इतनी निश्चित नहीं है। हालांकि जानवर अभी भी पश्चिमी वाशिंगटन में मौजूद हैं, जहां मीमा प्रेरी स्थित है। लेकिन वह वन्यजीव जीवविज्ञानियों को जानती है जो सोचते हैं कि यह सच है। गोफर्स ने किया होगा, यह उन कुछ जगहों पर है जहां टीले हैं। वह कहती हैं, जरूरी नहीं कि अन्य जगहों पर भी ऐसा ही हो। गैबेट का अब भी मानना है कि कैलिफोर्निया के टीलों के अलावा और भी बहुत कुछ के पीछे गोफर्स का हाथ है और वह चाहते हैं कि उनका शोध अन्यत्र भी लागू हो। स्पष्ट होने के लिए, मीमा टीले, यहां तक कि एक ही क्षेत्र के भीतर, सभी समान नहीं हैं। वाशिंगटन जियोलॉजिकल सर्वे के ग्राफिक्स संपादक डैन कोए ने राज्य की कई विशिष्ट भू आकृतियों के मानचित्र बनाए हैं। हालांकि प्रशांत नॉर्थवेस्ट के अन्य हिस्सों में उनके द्वारा देखे गए कुछ टीले मीमा माउंट्स नेचुरल एरिया प्रिजर्व की छोटी पहाड़ियों से मिलते जुलते हैं, अन्य लंबे और छोटे हैं। वृत्ताकार और अंडाकार आकृतियों की सरासर पुनरावृत्ति से कोई मेल नहीं खाता। कोई कहते हैं, टीलों के पैटर्न की नियमितता वास्तव में आश्चर्यजनक है। आप अक्सर ऐसी समरूपता नहीं देखते हैं, कम से कम उस रूप में प्रकृति में। वह अक्सर 637 एकड़ के राष्ट्रीय प्राकृतिक स्थल का पैदल दौरा करते हैं। पश्चिमी वाशिंगटन में जमीन पर घोंसले बनाने वाले कई पक्षियों का घर, जैसे कि पश्चिमी घास का मैदान, ये संरक्षण वसंत में एक विशेष चमक प्राप्त करता है जब बैंगनी कैमास फूल खिलते हैं। जनजातियां एक समय इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में बल्बों की कटाई करती थीं और उनका व्यापार करती थीं।
अब जिन पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय उद्यानों के बीच इस अक्सर अनदेखे परिदृश्य की खोज की है, वे इसके अलौकिक परिदृश्य के बारे में सिद्धांतों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जॉनसन कहते हैं, मैं नहीं जानता कि हम कभी निश्चित रूप से जान पाएंगे, लेकिन भले ही कोई भी इस बात पर सहमत नहीं हो सकता कि टीले किस कारण से बने, वे उनके स्थायी प्रभाव से इनकार नहीं कर सकते, खासकर मीमा प्रेयरी पर। कोई कहते हैं, ये बिल्कुल असली जगह है।